कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी दिन था। गुलाम नबी आज़ाद को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद भी अपने भाषण में भावुक दिखाई दिए। उन्होंने वो 5 दौर भी बताए जिस पर वो भावुक हुए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे, जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता। वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। राज्यसभा में आज गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी दिन था। गुलाम नबी आज़ाद को विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी उस वाक्य को याद कर भावुक हुए जब एक बार गुजरात के यात्रियों पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमला कर दिया था। करीब 8 लोग उसमें मारे गए थे। पीएम ने कहा कि उस दौरान सबसे पहले गुलाम नबी जी ने मुझे फोन किया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को अपना सच्चा दोस्त बताया और कहा कि सदन को आप जैसे नेता की जरूरत रहेगी। आपके अनुभव, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपके योगदान का धन्यवाद करता हूं। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का मैं घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करता हूं। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता। इसके बाद अपने विदाई भाषण में भी गुलाम नबी आज़ाद ने कई बातें कही जो सरकारों, देश और संसद के बारे में थी। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। मैं ऐसे सौभाग्यशाली भारतीय मुसलमानों में से एक हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने गुजरात की उस घटना का भी जिक्र किया जिस बात को कहते हुए पीएम मोदी फफक पड़े थे। दरअसल सियासी गलियारों में पीएम मोदी की इस तरह की राजनीतिक मायने निकालने की भी अपनी वजह है। इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब
जाने के लिए तैयार थे हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात थी। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा। वैसे आगामी अप्रैल में केरल से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। वहां यूडीएफ की अगुवाई वाली सरकारें में शामिल कांग्रेस के पास अपने एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त संख्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस।